ये बात कड़वी है, ना उसे रोकना तुम्हें बचाएगा, ना उसके पीछे भागना उसे वापस लाएगा। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, या तो गायब हो जाते हैं या फिर खुद को इतना गिरा देते हैं कि पहचान ही खो बैठते हैं। जो सच है वो यही है कि सही रास्ता अक्सर सबसे शांत होता है। रात अब सिर्फ अंधेरा नहीं थी, वो मन की स्थिति बन चुकी थी। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन भीतर बहुत कुछ बोल रहा था। घड़ी की सुइयों की टिक टिक भी जैसे ताने मार रही थी। अब क्या करोगे? मोबाइल हाथ में था, स्क्रीन पर वही नाम, एक नाम जो कभी सुकून देता था और अब बेचैनी पैदा करता था। उंगली कांप रही थी, कभी ऊपर जाती ब्लॉक के विकल्प तक, कभी नीचे फिसल जाती संदेश लिखने की जगह पर। मन बार बार कह रहा था, बस एक फैसला कर लो, कुछ भी, लेकिन यूं अटके मत रहो। यही वो पल होता है जहां इंसान को खामोशी सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि खामोशी में कोई बहाना नहीं होता, वहां सिर्फ सच होता है। एक आवाज भीतर से उभरती है, अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो कम से कम मुझे दिखेगा नहीं, दर्द आंखों के सामने नहीं रहेगा। लेकिन उसी के साथ दूसरी आवाज भी आती है, और अगर उसने सच में याद किया, अगर वो पलट कर आई और तुमने दरवाजा बंद कर दिया, फिर मन दूसरी तरफ झुकता है। चलो एक बार बात कर लेते हैं, एक आखिरी संदेश, बस आखिरी। यही इंसान खुद से झूठ बोलता है, क्योंकि उसे भी पता होता है वो संदेश आखिरी नहीं होगा। सिगमंड फ्रायड कहते हैं, जब इंसान किसी को खोने के डर में होता है तो उसका अचेतन मन तात्कालिक राहत ढूंढता है, लंबे समय के परिणाम नहीं। ब्लॉक करना तात्कालिक राहत है, पीछा करना भी तात्कालिक राहत है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, इस बेचैनी को अभी इसी पल खत्म कर देना। लेकिन नायक को धीरे धीरे समझ आने लगा, ये बेचैनी प्रेम से नहीं, असुरक्षा से पैदा हो रही है। वो खुद से पूछने लगा, अगर मैं शांत होता तो क्या मैं यही करता? अगर मुझे खुद पर भरोसा होता तो क्या मैं इतना घबराता? थोड़ी चुप्पी, गहरी सांस। उसे याद आने लगा कि कभी वो ऐसा नहीं था, कभी वो इतना डरा हुआ नहीं रहता था। तो फिर अब क्या बदल गया? जवाब कड़वा था। उसने अपनी कीमत सामने वाले की प्रतिक्रिया से बांध दी थी। अब अगर जवाब आता तो वो ठीक महसूस करता, अगर देर होती तो टूट जाता, अगर सामने वाला ऑनलाइन होता और चुप रहता तो उसका मन खुद से सवाल करने लगता। जॉन बोल्बी का लगाव सिद्धांत यही काम करता है। जब हमारा भावनात्मक आधार हिलने लगता है तो हम या तो ज्यादा चिपकते हैं या पूरी तरह कटने की कोशिश करते हैं। नायक दोनों के बीच फंसा हुआ था। ब्लॉक करने का मतलब था, देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जबकि भीतर सब कुछ बिखरा हुआ था। पीछा करने का मतलब था, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ, जबकि आत्मसम्मान चुपचाप रो रहा था। कार्ल यूं कहते हैं, जिस भावना को हम समझने से इनकार करते हैं वही भावना हमें नियंत्रित करने लगती है। नायक पहली बार अपनी इस घबराहट को देख रहा था। बिना भागे, बिना ढके उसे एहसास हुआ, समस्या ये नहीं है कि सामने वाला बदल गया, समस्या ये है कि उसने खुद को खोना शुरू कर दिया है। और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जहां रिश्ता टूटे या बचे उससे पहले इंसान खुद से दूर चला जाता है। उसकी उंगली रुक गई, ना ब्लॉक दबाया गया, ना संदेश भेजा गया, सिर्फ एक ठहराव। उस ठहराव में पहली बार कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं ऐसा निर्णय ले रहा हूं जिस पर मुझे कल शर्म न आए? थोड़ा विराम, धीमी सांस। यहीं से कहानी बदलती है, यहीं से जन्म लेता है वो रास्ता जो न तो पलायन है न ही याचना। यहीं से शुरू होता है ना ब्लॉक करने का साहस और ना पीछा करने की समझ। और यही समझ आगे चलकर इंसान को टूटने से नहीं, मजबूत होने की तरफ ले जाती है। ब्लॉक करने का विचार अक्सर अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे भीतर पनपता है, जैसे कोई अदृश्य थकान जो मन को
ये यकीन दिलाने लगती है कि अब और सहना संभव नहीं है। नायक भी इसी थकान में डूबा हुआ था। वो बार बार खुद से कह रहा था कि अगर वो सामने वाले को अपनी दुनिया से हटा देगा तो शायद उसके भीतर उठती ये बेचैनी भी अपने आप खत्म हो जाएगी। उसे लगता था कि दूरी बना लेने से भावनाएं भी पीछे हट जाएंगी, जैसे किसी कमरे की बत्ती बुझाने से अंधेरा बाहर चला जाता है। लेकिन सच ये था कि ये बेचैनी सामने वाले की वजह से नहीं, बल्कि उस उम्मीद की वजह से थी जिसे उसने अब तक पूरी तरह छोड़ा नहीं था। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि मन जब दर्द से बचना चाहता है तो वो तर्क नहीं खोजता, वो रास्ता खोजता है। ब्लॉक करना उसी रास्ते का नाम था। एक ऐसा रास्ता जो देखने में सीधा लगता है पर भीतर कई मोड़ छिपाए रहता है। नायक को यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि ब्लॉक करना कोई अंतिम समाधान नहीं है, बल्कि एक अस्थायी पर्दा है। पर्दा हटते ही दृश्य फिर सामने आ जाता है। उसने खुद से ईमानदारी से पूछा, क्या मैं सच में मजबूत हो रहा हूं या बस इस दर्द को देखने से इनकार कर रहा हूं? इस सवाल ने उसे बेचैन नहीं किया, बल्कि पहली बार उसे शांत कर गया, क्योंकि सवाल भागने से नहीं, समझने से पैदा हुआ था। कार्ल यूंग के अनुसार जिन भावनाओं को हम स्वीकार नहीं करते वे हमारे भीतर छाया बनकर रहने लगती है। नायक को एहसास हुआ कि अगर वो ब्लॉक कर देगा तो वो उस छाया को और गहरा कर देगा। बाहर की आवाजें तो चुप हो जाएंगी, लेकिन भीतर का संवाद और तेज हो जाएगा। वो हर उस क्षण को दोहराएगा जहां कुछ अधूरा रह गया था, हर उस शब्द को जिसे वो कह नहीं पाया, और हर उस उम्मीद को जिसे उसने खुद से भी छुपा रखा था। ब्लॉक न करने का निर्णय किसी उम्मीद का संकेत नहीं था। यह खुद से किया गया एक समझौता था कि वो अपने मन से झूठ नहीं बोलेगा। वो ये मानने को तैयार था कि उसे फर्क पड़ता है, कि दर्द वास्तविक है और कि समय लगेगा। अल्फ्रेड एडलर का मानना था कि स्वस्थ आत्मसम्मान वही है जो दूसरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से हिलता नहीं। नायक ने पहली बार यह अनुभव किया कि आत्मसम्मान किसी को हटाने से नहीं, बल्कि खुद को थामने से आता है। वो अब मोबाइल को डर की तरह नहीं देखता था। नाम दिखता तो मन कांपता जरूर था, लेकिन वो कांपने से भागता नहीं था। वो जान गया था कि भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वे सिर्फ संकेत होती है। संकेत इस बात के कि कहीं कुछ भीतर अभी समझा जाना बाकी है। ब्लॉक न करना उस समझ की दिशा में पहला कदम था। थोड़ी देर वो यूं ही बैठा रहा, न कोई निर्णय, न कोई प्रतिक्रिया, बस ये एहसास कि वो अब अपने मन की गति को नियंत्रित नहीं कर रहा, बल्कि उसे सुन रहा है। ये सुनना आसान नहीं था, पर यही आवश्यक था, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को सह सकता है वही आगे चलकर सही दूरी बनाना सीखता है। अब उसके लिए ब्लॉक करना हार नहीं था, लेकिन वो जीत भी नहीं था। जीत इस बात में थी कि उसने खुद को जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से रोक लिया। वो जान गया था कि कभी कभी सबसे सशक्त कदम कुछ न करना होता है, और यही ठहराव आगे चलकर उसे उस सत्य तक पहुंचाएगा जहां वो समझ पाएगा कि पीछा करना क्यों आत्मा को सबसे ज्यादा थका देता है। पीछा करने की शुरुआत कभी शोर से नहीं होती, वो बहुत चुपचाप जन्म लेती है। एक छोटी सी बेचैनी से, एक हल्के से विचार से। अगर मैं चुप रहा तो क्या वो मुझे भूल जाएगा? नायक अब ब्लॉक नहीं कर रहा था, लेकिन उसका मन अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था, क्योंकि जहां एक तरफ उसने पलायन रोक लिया था, वहीं दूसरी तरफ भीतर एक हल्की सी बेचैनी अब भी सर उठाती थी। मोबाइल पर नजर पड़ती और मन खुद से कहता, बस देख लूं, ऑनलाइन है या नहीं, बस एक सवाल पूछ लूं, हाल चाल ही तो है। यही वो जगह होती है जहां पीछा जन्म लेता है। पीछा प्रेम की तरह दिखता है, लेकिन असल में वो डर का विस्तार होता है। डर कि अगर मैं मौजूद नहीं रहा तो मेरी जगह कोई और ले लेगा। जॉन बोल्बी के लगाव सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति का भावनात्मक आधार डगमगाता है तो वो सामने वाले से पुष्टि मांगने लगता है, बार बार, अलग अलग रूपों में।
नायक भी वही कर रहा था। हर संदेश एक सवाल था, क्या मैं अब भी मायने रखता हूं? हर जवाब की देरी एक चोट थी। शायद नहीं। धीरे धीरे उसे यह दिखने लगा कि पीछा करने में सबसे पहले उसकी गरिमा थक रही है। वो बात शुरू करने से पहले 10 बार सोचता था, कौन सा शब्द कमजोर लगेगा, कौन सा वाक्य उसे दूर न कर दे। ये संवाद नहीं था, ये आत्म सेंसरशिप थी। सिगमंड फ्रायड कहते हैं, जब हम किसी के स्वीकार पर अपनी शांति निर्भर कर देते हैं तो हम अनजाने में अपनी शक्ति उसे सौंप देते हैं। नायक को यह स्वीकार करने में समय लगा, लेकिन एक दिन उसे साफ दिख गया, वो सामने वाले से नहीं, खुद से थक चुका है। हर बार पहला संदेश वही भेजता, हर बार समझाने की जिम्मेदारी उसी की होती, और हर बार अंत में खामोशी उसे ही उठानी पड़ती। कार्ल यूंग के अनुसार, जब हम खुद को खोने लगते हैं तो हम दूसरों में अपनी पहचान ढूंढने लगते हैं। नायक भी वही कर रहा था। वो ये नहीं पूछ रहा था कि सामने वाला क्या चाहता है, वो ये पूछ रहा था कि क्या वो अभी भी चुना जा रहा है। और यही उसे एक कड़वा सत्य दिखा, पीछा कभी भी संबंध को बराबरी पर नहीं रखता। वो एक को याचक और दूसरे को निर्णायक बना देता है। थोड़ी देर वो चुप बैठा रहा। उसने पिछली बातचीतों को याद किया, कहां वो हंसते हुए बात करता था और कहां अब हर शब्द तौल कर रखता था। उसे समझ आया, ये प्रेम नहीं है, ये आत्मसम्मान की थकान है। पीछा करने से कोई पास नहीं आता, पीछा करने से सिर्फ दूरी की कीमत बढ़ती है। और उसी पल उसने तीसरा सबसे कठिन निर्णय लिया। वो अब आगे नहीं बढ़ेगा, न समझाने के लिए, न याद दिलाने के लिए, न अपनी अहमियत साबित करने के लिए। ये मौन दंड नहीं था, ये उपचार था। वो जान गया था, जो सच में जुड़ा होता है वो चुप्पी में भी लौट आता है, और जो लौटने वाला नहीं होता उसे पकड़कर रखा भी नहीं जा सकता। थोड़ी चुप्पी, गहरी सांस, और इसी मौन के भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगी। वो शक्ति जो आगे चलकर उसे ये सिखाएगी कि बीच का रास्ता ही सबसे संतुलित रास्ता क्यों होता है। अब नायक किसी संघर्ष की स्थिति में नहीं था। वो उस बेचैनी से बाहर आ चुका था जो इंसान को या तो अचानक दीवार खड़ी करने पर मजबूर करती है, या फिर खुद को गिराकर किसी के पीछे दौड़ने पर। यह अवस्था बाहर से देखने में साधारण लगती है, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। वो समझने लगा था कि असली लड़ाई सामने वाले से नहीं थी, बल्कि उस अधीरता से थी जो हर क्षण उसे कोई न कोई प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती थी। सुबह अब अलग होती थी। आंख खुलते ही सबसे पहले वही चेहरा याद आता, वही आवाज, वही अधूरी बातें। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो उन यादों से भागता नहीं था, वो उन्हें आने देता था, जैसे कोई मेहमान थोड़ी देर के लिए दरवाजा खटखटाए और फिर बिना जोर दिए चला जाए। वो जान गया था कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई विचार सिर्फ देखे जाने के लिए आते हैं। विक्टर फ्रैंकल के अनुसार, जब मनुष्य दर्द से भागना छोड़ देता है और उसके अर्थ को समझने लगता है, तभी वो पीड़ा उसे तोड़ने के बजाय आकार देने लगती है। नायक के भीतर भी यही प्रक्रिया चल रही थी। वो ये पूछना छोड़ चुका था कि सामने वाला क्या सोच रहा है, और ये पूछने लगा था कि ये अनुभव उसे क्या सिखा रहा है। ये बदलाव छोटा नहीं था, ये दृष्टिकोण का बदलाव था। अब वो दिन में कई बार खुद को जांचता था। अगर मन अचानक बेचैन होता तो वो उसे दबाता नहीं था। वो पूछता, ये बेचैनी किस बात की है? क्या ये अकेलेपन का डर है या अस्वीकार किए जाने का भय? इस ईमानदारी में उसे अपने भीतर की कई परतें दिखने लगी। कार्ल यूंग के अनुसार, जब व्यक्ति अपनी छाया को देखने का साहस करता है, तभी आत्मान्वेषण संभव होता है। नायक अब उस छाया से आंख नहीं चुरा रहा था। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगा कि संबंध तभी स्वस्थ होते हैं जब उनमें बराबरी होती है। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि इंसान का आत्ममूल्य तब स्थिर होता है
जब वो दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। अब नायक का आत्ममूल्य किसी संदेश, किसी प्रतिक्रिया या किसी प्रतीक्षा से तय नहीं हो रहा था। अगर सामने वाला आता तो वो खुला रहता, अगर नहीं आता तो वो टूटा हुआ महसूस नहीं करता। ये संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। कई बार पुरानी आदतें वापस लौटने की कोशिश करती। मन कहता, शायद तुम बहुत दूर हो गए हो, शायद तुम्हें कुछ कहना चाहिए। लेकिन अब वो जानता था कि ये आवाज प्रेम की नहीं, आदत की है, और आदत को पहचान लेना ही आधा उपचार होता है। जॉन बोल्बी के लगाव सिद्धांत के अनुसार सुरक्षित लगाव वही है जहां व्यक्ति जुड़ाव के बिना भी सुरक्षित महसूस कर सके। नायक पहली बार इस सुरक्षा को महसूस कर रहा था। उसे अब यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वो महत्वपूर्ण है। उसका अस्तित्व अब खुद के लिए पर्याप्त था। कभी कभी वो पीछे मुड़कर देखता और सोचता कि पहले वो कितनी ऊर्जा सिर्फ प्रतीक्षा में खर्च कर देता था। अब वही ऊर्जा उसके अपने जीवन में लौट रही थी। वो अपने काम में, अपने विचारों में और अपने अकेलेपन में भी एक तरह की पूर्णता महसूस करने लगा था। ये अकेलापन खाली नहीं था, ये शांत था। थोड़ी देर वो यूं ही बैठा रहता, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी योजना के, और इसी ठहराव में उसे एक सच्चाई साफ दिखने लगी। ना ब्लॉक करना और ना पीछा करना कोई रणनीति नहीं थी। ये आत्मसम्मान की स्थिति थी। ये वो जगह थी जहां इंसान खुद के साथ खड़ा रहता है, चाहे कोई और साथ खड़ा हो या नहीं। अब कहानी धीरे धीरे उस निष्कर्ष की ओर बढ़ रही थी जहां यह स्पष्ट होगा कि यह सब केवल एक रिश्ते के बारे में नहीं था। ये उस व्यक्ति के निर्माण की कहानी थी जो अब टूटने से नहीं बल्कि समझने से आगे बढ़ना जान चुका था। अब नायक के भीतर कुछ बदल चुका था। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, बल्कि धीरे धीरे, दिन दर दिन उस चुप्पी में पनपा था जिसे उसने खुद चुना था। वो अब ये नहीं गिनता था कि कितने दिन हो गए, कितने संदेश नहीं आए, या किसने पहले क्या कहा था। समय अब उसकी परीक्षा नहीं ले रहा था। समय उसका शिक्षक बन चुका था। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं कि जब इंसान दर्द से ये पूछना छोड़ देता है कि मेरे साथ ही क्यों, और ये पूछने लगता है कि ये मुझे क्या सिखाने आया है, तभी पीड़ा अर्थ में बदलती है। नायक के साथ भी यही हुआ। अब उसे ये रिश्ता एक विफलता नहीं लगता था, ये उसे एक अनुभव लगता था। ऐसा अनुभव जिसने उसे उसकी सीमाएं दिखाई, उसकी जरूरतें समझाई और सबसे जरूरी उसकी आत्मा से मिलवाया। उसे ये साफ दिखने लगा कि उसने कभी सामने वाले से प्रेम नहीं मांगा था, उसने सुरक्षा मांगी थी। उसने किसी इंसान को नहीं पकड़ा था, उसने उस भावना को पकड़ा था जिसमें वो खुद को पूरा महसूस करता था। और यही सबसे बड़ा भ्रम था, क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारी अधूरी जगह को हमेशा के लिए नहीं भर सकता। अब वो अपने भीतर झांक पाता था। उसे अपनी वही छाया दिखती थी जिसके बारे में कार्ल यूंग कहते हैं, जिसे स्वीकार किए बिना इंसान पूर्ण नहीं हो सकता। नायक ने उस छाया को नकारा नहीं। उसने ये माना कि वो डरता था, कि उसे छोड़ दिए जाने से भय लगता था, और कि वो कभी कभी खुद को कम आंकने लगता था। लेकिन इस स्वीकार के साथ एक नई ताकत भी आई। अब अगर सामने वाला लौटे तो वो झुका हुआ नहीं मिलेगा, और अगर न लौटे तो वो टूटा हुआ नहीं रहेगा। ये समझ उसे किसी तकनीक से नहीं मिली थी, ये समझ उसे ठहराव से मिली थी। उस ठहराव से जहां इंसान खुद को साबित नहीं करता बल्कि पहचानता है। यही उसे एहसास हुआ कि असली परिपक्वता ये नहीं है कि आप किसी को भूल जाए, बल्कि ये है कि आप याद के साथ भी पूरे रह सके। दर्द अब बोझ नहीं था, वो दिशा बन चुका था। समय ने अपना काम किया, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी नाटकीय मोड़ के। नायक अब उस बिंदु पर खड़ा था जहां उसे किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं थी। अगर कोई संदेश आता तो वो उसे स्वीकार करता, अगर नहीं आता तो भी उसका दिन अधूरा नहीं लगता। यही वो स्थिति है जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं।
वे सोचते हैं कि दूरी का मतलब ठंडापन होता है, लेकिन सच ये है कि दूरी कभी कभी स्पष्टता होती है। अब नायक किसी को सिखाने के लिए चुप नहीं था। वो इसलिए चुप था क्योंकि उसके भीतर शोर नहीं था। जॉन बोल्बी के अनुसार सुरक्षित लगाव वही है जहां व्यक्ति जुड़ाव के बिना भी स्थिर रह सके। नायक अब इसी स्थिरता में था। वो जान गया था कि सच्चे संबंध दबाव से नहीं टिकते, वे सम्मान से टिकते हैं, और सम्मान वहां जन्म लेता है जहां इंसान खुद को खोने से इनकार कर देता है। अब वो पीछे मुड़कर देखता तो उसे न पछतावा होता न क्रोध, सिर्फ समझ होती। वो समझ कि अगर उसने उस समय ब्लॉक कर दिया होता तो वो भाग गया होता, अगर उसने पीछा किया होता तो वो गिर गया होता। लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो रास्ता उसे खुद तक ले आया। और यही कहानी समाप्त होती है, क्योंकि ये कहानी किसी और के लौटने या न लौटने की नहीं थी। ये कहानी उस इंसान के बनने की थी जो अब किसी के जाने से खुद को खोता नहीं। थोड़ी चुप्पी, एक शांत सांस, यही अंत है और यही शुरुआत भी। ये बात कड़वी है, कभी कभी किसी को पाने का सही तरीका उसे पकड़ना नहीं होता, और किसी को खोने से बचने का सही तरीका भागना नहीं होता। ये कहानी तुम्हें यही सिखाने आई थी कि आत्मसम्मान के साथ खड़े रहना किसी भी रिश्ते से ज्यादा जरूरी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यदि इसने आपको कहीं भीतर छुआ हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने किसी अपने के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी भावना लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ अरु स्टोइक साइकोलॉजी चैनल पर।